तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो तैयार सब लोग, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले सर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होते हैं? जैसा कि आप लोगों ने सीखा था, हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या कहा था कि भाई ऐसे डिफेक्ट जिनमें फॉर्मूला नहीं बदलता, जिनमें कैटायन एनायन की रेशो में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन शायद इनमें कुछ ऐसा नहीं है। तो देखने वाली बात यह है, सबसे पहले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते क्या हैं? सो नॉर्मली कहा जाता है दोज डिफेक्ट्स which results in change in formula of ionic compound, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं और कैटायन एंड एनायन रेशो गेट चेंज। ये छोटी सी बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब है कि मान लीजिए कि पहले 100 कैटायन थे कंपाउंड के अंदर डिफेक्ट से पहले और 100 एनायन थे, ठीक है। लेकिन डिफेक्ट के बाद डिफेक्ट क्रिएट हुआ किसी तरीके से। तो डिफेक्ट के बाद हुआ ये कि मान लीजिए सिस्टम में से या तो कैटायन कुछ गायब हो गए या एनायन किसी वजह से गायब हो गए होंगे, कोई तरीका होगा या कोई प्रोसेस ऐसा हो चुका होगा जिसकी वजह से ये 98 बचे और ये अभी भी एनायन जो B- है वो पूरे हैं। अब आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, यहां पे स्टोइकियोमेट्री जो है आपकी 1:1 आएगी, बट इस वाले केस में 1:1 नहीं होगी, यहां पे फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। अब देख सकते हैं, जैसे यहां पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं इस एग्जांपल को लेकर के, तो 100 और 100, तो सिंपलेस्ट रेशो क्या आ जाएगी? 1:1 एंड द फॉर्मूला विल बी, भाई कुछ ऐसे करके दिखाया जाएगा, फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखाया जाएगा। जब आप यहां से रिलेटेड बात करते हैं इस केस में, तो अभी हमें ये नहीं पता कि दो कैटायन कहां गए, बट अगर डिफेक्ट की वजह से या किसी प्रोसेस मतलब डिफेक्ट की वजह से ये क्या हो गए, हट गए, सिस्टम से गायब हो गए, चले गए, ठीक। तो ऐसे केस में स्टोइकियोमेट्री पे खास असर पड़ेगा, जिसमें अगर हम सिंपलेस्ट रेशो लेते भी हैं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आएगा, आपका चेक करें, ठीक। तो कुछ इस तरीके से अगर आएगा तो फॉर्मूला आपका बदल गया, फॉर्मूला अब ये दिखाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये लाइन जो कह रही है आप क्लियरिफाई कर लीजिए इस लाइन को कि फॉर्मूला बदल जाए, ऐसा डिफेक्ट जिसमें फॉर्मूले में चेंज आ जाए, कैटायन एनायन की रेशो में फर्क आ जाए, बदल जाए, तो ऐसे डिफेक्ट हमारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहलाते हैं। होप कि आपने सबने समझ लिया होगा कि कैसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पार्ट को डिफाइन करना है। अच्छे से देख लें एक बार, और फिर मैं इसमें एक और अच्छा सा पॉइंट आपको बताता हूं, और वो ये कि डिफेक्ट चाहे स्टोइकियोमेट्रिक रहे जिसमें फॉर्मूले में बदलाव नहीं होता, या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रहे बट कंपाउंड में न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? कंपाउंड मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, मतलब चार्ज में कोई बदलाव नहीं आता, चार्ज वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि मेंटेन कैसे होगी न्यूट्रलिटी। भाई चार्ज अगर कैटायन एनायन कोई भाग गया, लैटिस से निकल गया, तो चार्ज तो अनबैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे चार्ज हमेशा बैलेंस होता है। कोई ना कोई ऐसा पार्ट जरूर होगा जो चार्ज को बदलने नहीं देता, वो न्यूट्रल रखेगा उसको। जल्दी एक बार चेक करें, लिख लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक। तो नोट कर लिया सबने? तो अब मैं सिखाता हूं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपके कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं, और छोटी सी वीडियो बनाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपका। आप अच्छे से एक बार सीखते रहिएगा। देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे जनरेट हो सकता है? या तो कैटायन सिस्टम से हट जाए, अगर मान लो कि कैटायन एनायन की रेशो बिल्कुल सेम है, ये सेम है बिफोर डिफेक्ट, अगर ये मिस हो जाए सिस्टम से, किसी तरीके से ये मिस हो जाए, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? एनायन बढ़ जाएगा,
एनायन की संख्या बढ़ जाएगी, एनायन का अमाउंट बढ़ जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्री। या मैं ये कहूं कि ये चीज मिस्ड हो गई सिस्टम से, ये गायब हो गया, ये हट गया, तो ऐसे केस में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, इसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो रेशियो अगर कैटायन एनायन की बदल रही है, उसके दो तरीके हुए ना, या तो मेटल यानी कि मेटल कैटायन जो होते हैं वो मेटल्स के होते हैं जनरली, या तो मेटल पार्ट ज्यादा हो तो एनायन कम पड़ जाएगा, या एनायन वाला पार्ट ज्यादा हो तो कैटायन कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉन स्टोइकियोमेट्री जनरेट हो रही है वो इनकी गायब होने की वजह से होगी। तो जिसमें एक में तो हम पढ़ते हैं कि भाई नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक आपका है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें मेटल वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, मेटल एक्सेस, और जो दूसरा वाला आपका आता है वो होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देख लीजिए कि यहां पे तो मेटल एक्सेस में होगा इस वाले टॉपिक में, मतलब इस वाले डिफेक्ट में, और यहां पे मेटल का अमाउंट कम, यानी कैटायन का अमाउंट शायद उसमें कम होगा। ठीक, अच्छा, लेकिन इसको भी फर्दर डिवाइड, इसे तो डायरेक्ट हमें पढ़ना है, इसे तो अब डायरेक्ट हमें पढ़ना है मेटल डेफिशिएंसी में। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें डिविजन्स हैं कि मेटल एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है, मेटल एक्सेस में कैसे हो सकता है। तो उसके दो केसेस हैं। मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, या तो मेटल ही ज्यादा आ जाए, मेटल पार्टिकल ज्यादा हो जाए, या नॉन मेटल सिस्टम से चले जाए। बिल्कुल वही ना, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। देखिएगा, ये देखिए, एक एग्जांपल से सीखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस तरीके से मान लो ये, अब मैं ये कहूं कि सिस्टम से क्या मतलब, ये लैटिस जो है इसमें से अगर ये हट जाए, एनायन गायब हो जाए, तो आपके A प्लस की संख्या ज्यादा हो जाएगी B माइनस से, है ना, A प्लस की संख्या B माइनस से ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, या मैं ऐसे कहूं कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है, लैटिस सिस्टम को वैसा ही है, बट कहीं से अगर किसी तरीके से A प्लस एक्स्ट्रा आ जाए तब भी आपका A प्लस एक्स्ट्रा होगा B माइनस से। तो मेटल एक्सेस का मतलब दो तरीके से हो गया, या तो कैटायन एक्स्ट्रा आ जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि एनायन सिस्टम से चला जाए, एनायन लैटिस को छोड़ के चला जाए। तो इस तरीके से मेटल एक्सेस देखने को मिलेगा। तो इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और जो दूसरा वाला है ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन वॉइड्स। देखो, इन दोनों ही प्रोसेसेस में मेटल एक्स्ट्रा होगा। तो एक एक करके, पहले अभी आपको मैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन डिफेक्ट मतलब एनायन वैकेंसी से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कैटायन वाला, एंड द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटल डेफिशिएंसी। फिर आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पूरा हो जाता है। जल्दी से क्लासिफिकेशन को ओवर कीजिए। हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो कि एनायन वैकेंसी की वजह से क्रिएट होता है वो मैंने लिखा हुआ है। तो देखो, मेटल एक्सेस जो एनायन वैकेंसी की वजह से क्रिएट हुआ उसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ये कब होता है, इट अराइजेस जब आपके सिस्टम से नेगेटिव आयन, जब आपके सिस्टम से नेगेटिव आयन यानी कि नेगेटिवली चार्ज एनायन, इसका मतलब जब आपके सिस्टम से एनायन किसी वजह से मिस्ड हो जाए, गायब हो जाए। तो जब एनायन गायब हो जाएंगे तो कैटायन ज्यादा हो जाएंगे, हो गया ना मेटल पार्ट एक्सेस में, ठीक है, मिस्ड फ्रॉम लैटिस। और पीछे क्या रह जाएगा, खाली जगह बच जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं ये यहाँ पे कैटायन एनायन कैटायन और एनायन इस तरीके से दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने यहाँ पे बना दी, एक और लाइन बना लेते हैं, बिल्कुल ये हमने बना दिया। बहुत अच्छा दिखाने के लिए इनको मैं गोले से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अच्छा लैटिस नजर आएगा, अरेंजमेंट बढ़िया नजर आएगा। और ये इस तरीके से जोड़ दिया, ये लैटिस बन गया, ये आपस में अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, बन गया लैटिस। अब हुआ यूं
कि जो लाइन यहाँ पे लिखी है उसके बेसिस पे तो ये है कि यहाँ पे एनायन गायब हो गए। अभी कारण नहीं पता कि गायब कैसे हुए। मान लीजिए ये वाला एनायन किसी वजह से यहाँ से गायब हो गया, किसी वजह से यहाँ से चला गया, तो आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे पहले एनायन था, तो इसको मैं कहूंगा अब ये एनायन वैकेंसी हो गई। ये क्या है? एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ऐसे केस में अब A प्लस की संख्या B माइनस से ज्यादा हो गई, तो जो मेटल पार्ट है यानी कि मेटल पार्ट यानी कैटायन वो क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मेटल पार्ट क्या है? एक्सेस में है जब डिफेक्ट हुआ। अब साथ ही साथ ये भी कहता है कि इस सिस्टम में चार्ज मेंटेन होगा, लेकिन कैसे होगा? चार्ज कैसे मेंटेन होगा? तो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे ये भी नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनायन वैकेंसी को क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई। मतलब यहाँ पे कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और वो इस पूरे सिस्टम का चार्ज बैलेंस कर देगा, क्योंकि भाई एनायन के जाने की वजह से कैटायन का चार्ज ज्यादा हो गया था। अब एनायन तो नहीं आया वापस, लेकिन एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आने से चार्ज वापस क्या हो गया? बराबर, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब ये समझ तो आ गया है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आपको ये तो बता दिया गया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता क्या है, जो एनायन की वजह से क्रिएट होता है, एनायन वैकेंसी की वजह से क्रिएट होता है, वो तो आप हमने समझ लिया। लेकिन ये होता क्यों है, मतलब किस तरीके से होता है वो समझे, कि इलेक्ट्रॉन कहां से आया और वो एनायन गायब कैसे हो गया। तो इसके पीछे कारण है। जनरली होता क्या है कि ये जो डिफेक्ट है ये मेटल जो आपके अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय अल्कली मेटल हैलाइड्स। अल्कली मेटल हैलाइड्स शो करते हैं, सच एज सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई, कहां से इलेक्ट्रॉन आकर के ये एनायन वैकेंसी में ट्रैप हुआ। पहले आप ये इंफॉर्मेशन नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने इस वाले पार्ट के बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जब अल्कली मेटल्स को यानी अल्कली मेटल हैलाइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, हीट करते हैं देखो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल वेपर। जैसे एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा है सोडियम क्लोराइड, जो आपको नजर आता है व्हाइट, पहले ये एक्चुअली व्हाइट होता है, लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को हीट किया जाए सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, ये मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का क्या है? आपका लैटिस है और उसको हीट किया जा रहा है किसकी प्रेजेंस में? सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, तब यही वाला आपका डिफेक्ट जनरेट होता है, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखने वाली बात है कि इसके कलर में क्या चेंज आता है, तो भाई इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। अब देखते हैं ऐसा चेंज आता किस तरीके से। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसी लैटिस में सोडियम और क्लोराइड का पार्ट डाल देता हूं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए। ये मान लीजिए ये क्लोराइड है, ये सोडियम, जहां भी आपके कैटायन थे वहां पे सोडियम लिख देते हैं, हर जगह फटाफट लिख देते हैं, और जो एनायन है वहां पे हम लोग क्लोराइड बना देते हैं। ये लीजिए बदल दिए सारे, ये हो गया, ये काम खत्म, डन, चेंज कर दिए। तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है ये सोडियम क्लोराइड का हो गया। अब सोडियम क्लोराइड लैटिस को हम किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं? सोडियम वेपर। अब एक वेपर है मतलब गैस फॉर्म में है, तो जब आप हीट करोगे तो ऐसे करके सोडियम वेपर, ये इधर उधर मैं दिखा देता हूं, ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। सोडियम वेपर है आपकी गैसीय स्टेट में, खूब सारे होंगे, बहुत सारे इसके आसपास होंगे। एक लैटिस दिखाया है, बहुत सारे लैटिस होंगे, बहुत सारे सोडियम वेपर आसपास होंगे। तो अब हुआ क्या, जब हीट किया जाता है इस सिस्टम को, यानी कि ये सिस्टम जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको जब हीट करते हैं सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले सोडियम वेपर आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज। अब ये आयोनाइज होकर के क्या बनाएंगे? सोडियम प्लस, और क्या रिलीज करेंगे? इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान देना, आयोनाइज, सोडियम वेपर
हीट मिलती है ज्यादा और ये आयोनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। अब ये जो आपका यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है। तो ये जो सोडियम कैटायन है ना, ये क्या करेगा, इस एनायन को यहां से ड्रॉ कर लेगा, ये एनायन यहां से ड्रॉ कर लेगा और NaCl वेपर फॉर्म में फॉर्म कर देगा। अब आप देख सकते हैं आराम से कि जब ये सोडियम इस क्लोराइड को, यानी सोडियम प्लस जो क्लोराइड को यहां से निकाल मतलब हट जाएगा, सिस्टम से रिलीज आउट कर देगा इसको, तो ये वाली जगह अब खाली हो जाएगी, ये वाली जगह अब खाली हो जाएगी। तो कुछ समय बाद जब ये बनेगा, यानी कि सोडियम यहां से क्लोराइड लेके निकल जाएगा, तो इस जगह पे हमारे पास अब सिर्फ ये चीज देखिए, ये अब मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखिए। अब आपके सिस्टम में ये तो साइड में होगा कहीं, अब आपके सिस्टम में कैटायन सोडियम एक्स्ट्रा हो गया और क्लोराइड कम, झट से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस लैटिस को न्यूट्रल करने के लिए इस जगह पे ट्रैप हो जाएगा। ध्यान देना, तो यही मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप करके दिखाया हुआ था। तो बस यहाँ पे एक प्रोसेस लिखता हूं आपके लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रैप लिख सकता हूं या फिर ऑक्यूपाइड, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, anion vacancy. The process is called F center. F center मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो सोडियम आयन ने निकाला था, मतलब सोडियम मेटल ने जो रिलीज किया था, इसने ये वाली वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया ताकि चार्ज मेंटेन रहे, ठीक है, चार्ज में अनबैलेंसी ना हो। तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब जो होता है, इसको अगर फुल फॉर्म में आपको बताऊं तो इसको बोलते हैं फार्बेनजेंटर। क्या बोलते हैं? फार्बेनजेंटर सेंटर, ठीक है। तो उसका भी अर्थ होता है, उसका जो मतलब होता है कलर सेंटर। इसका मतलब क्या होता है? कलर सेंटर। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रैप होता है तो जो एनर्जी रेडिएट करता है उसकी वजह से ये येलो कलर का हमें नजर आता है। अब मैंने तो आपको एक एफ सेंटर, यहाँ पे एक एफ सेंटर जनरेट हुआ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत से क्लोराइड आयन निकलेंगे तो बहुत सारे क्या होंगे? एफ सेंटर जनरेट होंगे। तो जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे ना, जितने ज्यादा एफ सेंटर जनरेट होंगे लैटिस के अंदर, उतने ही ज्यादा इंटेंस कलर का आपको लैटिस नजर, मतलब सोडियम क्लोराइड क्या होगा? नजर आएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा हायर द नंबर ऑफ F center more intense the color appear, ठीक है। तो उतना ही ज्यादा आपको डार्क इंटेंस कलर नजर आएगा। तो देखो कितना सिंपल प्रोसेस है। तो जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि NaCl को जब हीट किया उसके वेपर की प्रेजेंस में तो व्हाइट से येलो क्यों दिखने लगता है, तो मेनली येलो दिखने का कारण क्या है? वन वर्ड आंसर, एफ सेंटर की वजह से, ठीक। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपने समझा। साथ ही साथ इसमें दूसरे एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो ये लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में भी होता है। पोटेशियम क्लोराइड में ये वॉलेट कलर का इस डिफेक्ट की वजह से नजर आता है, जबकि ये इसमें पिंक कलर का नजर आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड येलो कलर का। सो डिपेंड करता है इस बात पे कि वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रैप हो रहे हैं उन्होंने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज किया या किस वेवलेंथ की रेडिएशंस को रिलीज किया। फटाफट बच्चे इसे अच्छे से नोट कर लें, देख लें, एक बार आराम से पॉज करके वीडियो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो अगले टाइटल की तरफ चलते हैं जिसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट वापस पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस बार जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं ये किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। इसमें एक्स्ट्रा कैटायन कहीं से आ जाएंगे, जबकि पिछले वाले केस में हमने देखा नेगेटिवली चार्ज एनायन सिस्टम से गायब हो गए थे। तो भाई इसमें होता क्या है? सो बेसिकली सेम रीजन है, उसी पे जो टाइटल में लिखा हुआ है, इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो? इंटरस्टिशियल साइड। कौन सी जगह को घेर लेते हैं? इंटरस्टिशियल साइड, जो बीच में वॉइड रह जाते हैं, जो खाली जगह होती है किसकी? लैटिस की। उस खाली जगह में
एक्स्ट्रा कैटायन आ जाने से मेटल पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। मेटल पार्ट क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर मेटल पार्ट एक्स्ट्रा है यानी कैटायन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो फिर चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, चार्ज तो ज्यादा हो जाएगा फिर से। ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, वो से नॉर्मली ये तो ऑटोमेटिकली होता होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारी मदद करते हैं ताकि चार्ज क्या रहे, बैलेंस रहे, है ना। चार्ज क्या रहे, बैलेंस। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे देखेंगे अभी, जबकि ये नेबरिंग साइट ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द लैटिस। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ लैटिस क्या करने के लिए भाई, चार्ज को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो जरा इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, यही नॉर्मली पूछा जाता है कि जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है ना तो जिंक ऑक्साइड येलो कलर का हो जाता है और इसका फॉर्मूला भी बदल जाता है। तो भाई देखते हैं ऐसा कैसे, कि मतलब अब यहीं पे क्वेश्चन ये होता है जैसे पिछले वाले प्रोसेस में भी कलर आया था बट एफ सेंटर की वजह से यहाँ पे देखते हैं कि चेंजेस क्या आ जाते हैं। तो जरा चेक करो, यहाँ पे मान लीजिए मैं जिंक ऑक्साइड का एक लैटिस ड्रॉ कर रहा हूँ और इसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ये यहाँ पे हम लैटिस एक क्रिएट कर देते हैं, ये इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे आपका जिंक, ये आपका जिंक बिल्कुल वैसे ही है जहाँ पे सोडियम क्लोराइड था उस तरीके से हम लोगों ने इसका लैटिस क्रिएट कर दिया। ये लीजिए हो गया। इसमें एक और एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक। हाँ, तो आप सबने बना लिया इस लैटिस को, फिर मैं इस तरीके से पूरा बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया हमने, ठीक। अब क्या हुआ, जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं हम तो बताते हैं कि ZnO को जब हीट करते हैं स्ट्रांगली तो ये जिंक आयन और कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज आउट होते हैं। देख सकते हैं एक बार ढंग से, हाँ जी। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो हाफ मॉलिक्यूल जो है इसका रिलीज होता है, तो ये तो भाई भाग जाएगा, गायब हो जाएगा, ये मान लीजिए। लेकिन अब आपके सिस्टम में कैटायन और एनायन रह जाते हैं। टाइटल से मैच कर लीजिए, बड़ा आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए आपने इसे हीट किया, इस सिस्टम को जब हीट किया तो मान लीजिए कि ये जिंक ऑक्साइड जो सरफेस वाले होते हैं, जो आउटर जिंक ऑक्साइड होते हैं, वो आपके क्या हो गए, हीट की वजह से इस पैटर्न में कन्वर्ट हो गए। मतलब पहले तो वो ZnO था, हम दिखाते तो कैटायन एनायन अलग अलग दिखाते हैं ऐसे करके, लेकिन वो है तो ZnO ही ना। तो अगर ये हीट होगा तो ऐसे केस में ये ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड जो फॉर्म में था आयन, वो किस फॉर्म में रिलीज आउट हो गया, वो बिल्कुल ऑक्सीजन फॉर्म में रिलीज आउट हो गया। तो कुछ ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ये लैटिस कि ये दो मॉलिक्यूल, ये वाले और ये दो मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट हट चुके हैं और लैटिस आपका इतना आ गया। लैटिस ये मतलब यहाँ की ऑक्सीजन भी चली गई, ये मान लीजिए ऑक्सीजन गायब हो गई, ये भी ऑक्सीजन गायब हो गई। अब सिस्टम में बचा क्या आपके यहाँ पे बचा है, ये देखिए आपके यहाँ पे दो ये रह जाएंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और दो जिंक, एक सिंगल जिंक दो इलेक्ट्रॉन। उस पैटर्न को देख के समझे। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके ट्रैप होंगे, ये नेबरिंग साइड में आके ट्रैप हो जाएंगे। इस तरीके से ये भी आके ट्रैप हो जाएंगे, ये भी किसी खाली जगह को देखेंगे और ये साइड में ट्रैप हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से जब ये इसके अंदर ट्रैप होने के लिए आएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं मार्कर बदल देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब दिखाऊंगा, दो इलेक्ट्रॉन, और ये जिंक आयन यहाँ पे दिखाऊंगा। ऐसे इसके भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आप 1 मोल के लिए शो कर सकते हो, आप ज्यादा मोल के लिए भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा इधर आके यहाँ पे आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पूरे लैटिस को देख रहे हैं ना, तो इस लैटिस में यही चीज हुई है जो ऊपर लिखी हुई है। मतलब एक्स्ट्रा कैटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ये है एक्स्ट्रा कैटायन। साथ ही साथ जो नेबरिंग साइट है इंटरस्टिशियल साइट लैटिस की, उसमें क्या है, एनायन आ जाते हैं। तो ऐसे केस में हम अब इस लैटिस में जो बताते हैं डिफेक्ट जो जनरेट हुआ है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी जिंक जो है वो इस केस में ज्यादा है ऑक्साइड के कंपैरिजन में। साथ ही साथ
कितने जिंक यहाँ पे एक्स्ट्रा आए हैं इस बात का पता नहीं होता। तो इसलिए फॉर्मूला जो अब नया बनाते हैं, जो फॉर्मूला बनाते हैं वो कुछ ऐसा होता है। फॉर्मूला देखिए कैसा बनाते हैं, एक्स्ट्रा जिंक आ चुके हैं सिस्टम में, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए पहले तो 1:1 था, लेकिन अब ये 1 प्लस एक्स करके आप इसे दिखाओ, जिंक 1 प्लस एक्स ओ, क्योंकि इस वाले केस में ऑक्सीजन और जिंक के कंपेयर को अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1:1 होने चाहिए, बट जिंक एक्स्ट्रा है इसलिए हम लोग 1 प्लस एक्स। अब हमें ये नहीं पता कि जिंक कितने एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए हम एक्स करके रिपोर्ट कर देते हैं, रिप्रेजेंट। और नए फॉर्मूले को हम इस तरीके से 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो नया फॉर्मूला क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की ट्रैपिंग की वजह से जो एनर्जी लॉस होगी उसकी वजह से कलर जनरेट होता है। और साथ ही साथ ऐसे जो आपके डिफेक्टिव क्रिस्टल होते हैं ना, ये बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। ये इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जो डिफेक्टिव है ना ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। अच्छे से चेक कर लो एक बार। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल आयंस क्या हो गए, गायब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक, तो जरा देखें ये किस वजह से होता है। इट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग कौन सी चीज मिस हो जाती है, इसमें मेटल आयंस गायब हो जाते हैं। कहां से, लैटिस से। एग्जांपल के साथ देखना, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है बट इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एग्जांपल, अगर मैं आइडियल लैटिस की बात करूं, आइडियल लैटिस ऑफ फेरस ऑक्साइड, तो उसका फॉर्मूला कैसे दिखाते हैं हम लोग, जो फेरस ऑक्साइड है FeO करके दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, ठीक है, एक्चुअल ऑन एनालिसिस इट्स फॉर्मूला ऑब्जर्व, कुछ ऐसा करके ऑब्जर्व किया गया है, जैसे 0.950। देखिए जो आइडियल फॉर्मूला है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि सीधी सी बात है आयरन 2+ स्टेट में और ये आपका इस तरीके से, तो फॉर्मूला बनता है कुछ ऐसा। लेकिन जब एनालाइज किया गया तो फॉर्मूला मिलता है Fe 0.95। कई बार रेशो ये अलग अलग भी होती है, 0.98 भी हो सकते हैं, तो 0.95 और ऑक्सीजन 1। इसका मतलब हुआ कि इस वाले हिस्से में एक फेरस आयन के लिए एक ऑक्साइड आयन होता है, यानी 1:1 रेशो होती है। जबकि अगर मैंने फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेशो है वो 0.95 और आपकी 1 है, यानी कि अगर ये 1 है तो उसके कंपैरिजन में आपका आयरन जो 2+ है वो 0.95 है, या ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए अगर 100 ऑक्साइड आयंस हैं तो उसकी कंपैरिजन में आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 95 फेरस आयंस आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिले आपको, जिसमें मेटल आयंस पॉइंट में दिखा रखे हो, कुछ और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे निकल ऑक्साइड 0.980, या आयरन सल्फाइड में भी ये ऐसा कुछ हो सकता है 0.96, इसमें ये 1:1। तो ऐसे सभी केसेस में जब आपको नजर आए कि मेटल वाला पार्ट कम है और वो फ्रैक्शन में दे रखा है, डेसिमल में दिया हुआ है, तो उस केस में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बताया जाता है। तो इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि सर इसमें मेटल मतलब इस लैटिस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, या क्या कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, तो देखते हैं फटाफट। तो ये पार्ट में हटा देता हूँ, इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का स्टार्ट करते हैं। तो देखो एग्जांपल FeO का ही लेते हैं कि आइडियल क्रिस्टल लैटिस अगर मैं शो करता हूँ तो कुछ ऐसे ही हम दिखाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हम सभी डिफेक्ट सीखते चले आ रहे हैं। ये देखिए इसमें लैटिस बनाने की कुछ खास जरूरत नहीं है, बट समझ बेटर आएगा। तो मान लीजिए कि ये आइडियल लैटिस था और इसमें से आपके देखिए कितने, अगर मान लेते हैं कि 100 Fe पहले थे और 100 ऑक्साइड पहले थे, सपोज ये कुछ आपका पहले आयंस अवेलेबिलिटी थी, कुछ आपको पहले से ये देखने को मिल रहा था कि 100 थे।
तो 1:1 रेशियो थी उस टाइम पे। और अब क्या हुआ, सिस्टम से कुछ आयंस मिस हो गए। सो मान लीजिए 5Fe2+ आर मिसिंग, ठीक है, 5Fe2+ जो है वो गायब हो चुके हैं। तो अब आपके सिस्टम के अंदर इनकी रेशो में चेंज आ गया। मतलब आपके सिस्टम में ये आपके 100 की बजाय कितने हैं, सिर्फ 95 हैं, और ये आपके कितने हैं, 100। अब क्वेश्चन ये आता है, सर फॉर्मूला तो ठीक है, समझ आ रहा है कि ये 0.95 और 1 की कंपैरिजन या 100 के लिए ये 95 है ना। अगर एक की बात आएगी तो 0.95 आप देख सकते हैं, है ना, 100 नीचे आ जाएगा। एक की बात जब आती है, और कहीं ना कहीं हमें जो डाउट अब आ रहा होगा वो ये, सर फिर चार्ज कैसे बैलेंस होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे होगा सिस्टम। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट होता है कि चार्ज कैसे बैलेंस होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, चार्ज कैसे बैलेंस होगा। चार्ज बैलेंस्ड बाय एटम्स ऑफ मेटल, यहां पे लिख सकते हैं आयंस ऑफ मेटल which are in lower oxidation state get oxidized in their higher oxidation state। मतलब समझते हैं क्या कहने का सेंस बन रहा है। तो देखो वो ये कहते हैं कि आपके सिस्टम में अब ये दोनों ही तो प्रेजेंट है, बेशक ये 95 और ये 100 है, तो आपकी मदद चार्ज बैलेंस करने में यही करेंगे। तो लैटिस में हालांकि 95 कैटायन ही हैं, तो अब होगा क्या, उनमें से जो आपके 95 हो उनमें से कुछ फेरस आयंस अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ फेरस आयंस अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, ऑक्सीडाइज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट हो जाएगी तो वो क्या होगा, चार्ज बैलेंस किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि 5Fe जाने से चार्ज कितना लॉस हुआ। तो इस चीज को हटा देते हैं यहां पे, और ध्यान से देखिएगा आपके सिस्टम में 5Fe क्या हुए हैं, मिस्ड हुए। अब ऐसे केस में चार्ज कितना कम हुआ, तो +10 चार्ज था, यानी कि +10 चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया। 5Fe+ मतलब 5Fe2+ जाने से +10 कम हो गया। तो हमें चाहिए कितना, मतलब +10 जो है वो आपका लॉस हुआ एक तरीके से। अब आप कितने चाहते हैं कि अगर कहीं से -10 अगर आप चाहते हैं कि ये न्यूट्रल हो जाए, तो किसी तरीके से आपको ये +10 जनरेट करना पड़ेगा, ये +10 कहीं ना कहीं से जनरेट करना पड़ेगा, है ना। तो कहां से जनरेट होगा, देखो एक Fe अगर ऑक्सीडाइज होता है तो एक Fe3+ बनेगा, एक Fe ऑक्सीडाइज होता है तो एक Fe3+ बनेगा। तो एक Fe ने कितना चार्ज नया जनरेट किया, भाई 2+ तो पहले से ही था, अब कितना है 3+। कहने का मतलब है अब ये एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, ये पार्ट एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट हुआ है, मतलब +1। और हमने कितना लॉस किया, हमने +10 लॉस किया है, तो इससे तो एक ही मिला। तो अब आप कितने Fe2+ को ऑक्सीडाइज करवाएं, हालांकि स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, लेकिन हम +10 अगर चाहते हैं तो एक से एक मिल रहा है चार्ज। तो आप 10 कितने Fe2+ को ऑक्सीडाइज करवाएं, 10 Fe2+ जब ऑक्सीडाइज होंगे तो उस केस में ये क्या आएगा, उस केस में ये टोटल यहां पे मैं हटा देता हूं, ये आएगा आपका टोटल 20 था पहले चार्ज, और अब वो 10 Fe3+ बनेंगे तो टोटल चार्ज होगा 30। तो इस 30 चार्ज को मैं कैसे लिख सकता हूं, 30 चार्ज को कैसे लिख सकता हूं, +20 +10। देखिए ये एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं 10 Fe2+ आयन को 10 Fe3+। तो ये चीज यहां तक समझ आ गई आपको। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर लिटिल बिट कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही हो। अब हुआ ये कि फॉर्मूला था हमारा ऐसा कुछ,
या 1 लिख सकता हूं, ठीक है, 1.0 की ये 1 था और ये 0.95। अब यहाँ जो तुम्हें आयरन नजर आ रहा है ना, एक्चुअली ये 0.95 जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे दो आयरन है, दो टाइप के, कुछ तो इसमें से Fe2+ भी हैं और कुछ Fe2+ क्या हो चुके हैं, ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, ताकि चार्ज को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो इस चीज को ध्यान रखना कि मेटल डेफिशिएंसी वाले केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आयन अवेलेबल है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज, ताकि चार्ज क्या हो सके, बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि 0.95 के अंदर कुछ परसेंट तो इनका है और कुछ हिस्सा यानी कुछ परसेंट इनका है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले में जो आयरन है या कोई भी दूसरी मेटल है तो उसके कितना कितना परसेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन प्रेजेंट है। एक बार फर्दर और दोबारा से चेक कर लेते हैं, चेक करें एक बार फिर से। यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर 0.95 आयरन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन आयन है एक्चुअली। और अगर मैं यहाँ पे 100 Fe की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे भी आपका 100 क्यों, यहाँ पे 95 आएंगे आयरन पर 100 ऑक्साइड आयन, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो आयरन है ये दो स्टेट में अवेलेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे चार्ज सिंगल नहीं लगा सकता, यहाँ पे मुझे अलग अलग दिखाना पड़े। मतलब इस 95 की कंट्रीब्यूशन में ये दोनों आपके हिस्से आते हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो जो पीछे भी आपको सिखाया है कि सर 100 अगर ऑक्साइड आयन होंगे अवेलेबल तो आयरन के पूरे हिस्से में से 95 हिस्से में से, है ना, 95 हिस्से में से 10 जो है वो आपके फेरिक आयन बन चुके थे। पीछे देखिए आपने लिखा हुआ था अभी, ठीक है। 10 तो क्या बन गए हैं, फेरिक आयंस, और बचे हुए आपके क्या बनेंगे, मतलब रह जाएंगे आपके फेरस आयंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल चार्ज मेंटेन रहेगा, देख सकते हैं टोटल चार्ज मेंटेन रहेगा। आप चेक करके देखिए टोटल चार्ज आपका बिल्कुल जैसे 200 बैठेगा ना, यहाँ पे एक ऑक्साइड पे 2- तो 100 पे क्या होता है उसका डबल, और आप यहाँ पे भी डबल करके देख सकते हैं, ये आपका +30 होगा, ये आपका +30 होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए 170 आएगा, 85 का ये। तो इस तरीके से टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर आएगा। तो चलिए इसी के बेसिस पे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपको करके दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे कहता है कि परसेंटेज निकालिए किसकी, निकल 2+ और निकल 3+ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है अगर निकल ऑक्साइड का ये फॉर्मूला दे रखा है। तो चेक करें एक बार फिर से, हमें स्टार्ट कैसे करना है इसमें कि भाई जो निकल ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ये है। अब इसी निकल के अंदर निकल 2+ के भी कुछ आयन होंगे और कुछ आयन निकल 3+ के भी होंगे, तो हमारा काम है उनका परसेंटेज निकालना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि निकल 2+, सपोज निकल 2+ कितने हैं, x हैं, उस 0.96 में से x कितने हैं, x निकल 2+ है, और निकल 3+ कितने होंगे उसमें, टोटल अगर 0.96 है तो आप इस तरीके से ले लेंगे। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए, एक सिंपल सा फैक्ट है कि टोटल चार्ज बैलेंस है, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव क्या है, बैलेंस है। मतलब इन दोनों का सम टोटल चार्ज का और ऑक्साइड आयन का जो आपका रहेगा वो क्या है, क्या रहेगा, बिल्कुल 0 आएगा। टोटल इन सबका चार्ज क्या है, 0। तो हम ये लिख सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू पॉजिटिव चार्ज की है वही वैल्यू नेगेटिव चार्ज की भी होगी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल पॉजिटिव चार्ज को अगर टोटल नेगेटिव चार्ज के साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल आंसर कितना आएगा, 0। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो पॉजिटिव देखें कैसे आएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से है और इसकी वजह से, तो एक निकल 2+ वाले पे 2+ चार्ज है। भाई अगर निकल सिर्फ 2+ है, सिंगल दे रखा है, तो चार्ज तो 2+ आएगा, लेकिन वो है कितने, x है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x। बिल्कुल इसी तरीके से एक निकल पे 3+ है, तो इतने सारे 3+ वालों पे कितना होगा, सो 0.96 - x जो है आपका ये इनटू में आएगा किसके, बिल्कुल 3 के। देख सकते हैं आप लोग, इसका 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं ये। अब
प्लस करेंगे टोटल नेगेटिव चार्ज। अब टोटल नेगेटिव चार्ज आपके ऑक्साइड आयन के लिए, और ऑक्साइड आयन सिंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ऑक्साइड पे -2 होता है, तो सिंगल इंटू 1। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे 2x, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका आएगा 2.88, ठीक है। और ये -3x, ये आपका होगा -2 = 0। सीधे ही सॉल्व कर लें तो यहां से आपका आंसर आना चाहिए, देखिए कितना आएगा, -x, और इन दोनों से कितना आएगा, आपका आएगा ये प्लस में 0.88, ठीक। तो टोटल आंसर यानी x उधर जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका 0.88। देखिए x की वैल्यू 0.88 आएगी। हाँ, तो ये आपका जो x की वैल्यू है ये तो आपका हो गया 2+ की संख्या। तो आप 3+ वालों की देख लो, तो 3+ वालों की आएगी 0.96 माइनस x की वैल्यू ऊपर से लिखेंगे 0.88, जो कि आपका आएगा, माइनस करके देखिएगा, आपका आएगा 0.08, और ये आपके कौन से हो गए, Fe3+, चेक करें। हाँ, तो इस तरीके से आप परसेंटेज में बदल दीजिएगा, आपका काम खत्म हो गया। चलिए, हो गया काम खत्म, ठीक। तो टोटल था 0.96, निकल 2+, अरे यहाँ पे आयरन नहीं आना चाहिए था भाई, आयरन नहीं आना चाहिए था, आयरन का एग्जाम्पल था ना, इसलिए गलती से हो गया। ये आपका 3+ आएगा, निकल, ठीक है। अच्छा, तो निकल का 2+ वाला पार्ट ये रहा, आप सीधे ही सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा और ये खत्म। आइए मूव करते हैं आगे, और ये इस हिसाब से 0.08 अप्रोक्सीमेट, इसका आंसर जो आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 91.6%, इतना हिस्सा निकल 2+ वालों का, और ये आपका लगभग आता है 8.4% के अराउंड। आप कैलकुलेशन में चेक कर लीजिएगा। बस निकालने परसेंटेज निकालने का एक मेन जो तरीका है वो यहाँ पे दिया है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और जो टोटल नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का सम, और ये चीज आप लेट कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आप में से ऐसे करना चाहता है सिंपल कि ये 1 की वजह से 100 मान ले, तो ये 100 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना आएगा, 96। अगर आप इसे 100 ऑक्साइड मान के चलेंगे ना, तो इन दोनों का टोटल जो बैठेगा वो 96 लेके तब आप कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर आप इसका 1 लेके चलते हैं सिर्फ, तो आप 0.96 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नोट कर लें एक बार, बहुत अच्छे से देख लें और चेक कर लें। हाँ बच्चों, तो ये वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है ये घर पे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको कॉम्पोजिशन निकालना है दोनों आयंस का, मतलब परसेंटेज निकाल दें और इनका नंबर निकाल दें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को सीखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक। ट्राई जरूर करें और मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।